नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेंट्रल और इवन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर। और ये नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्लिनिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीपीएच अगर देखा जाए तो ये मातृ मृत्यु यानी मैटरनल डेथ का एक मोस्ट प्रिविलेंट कोज है। 27% जो डेथ मानी जाती है वो आपकी हेमरेज की वजह से मानी जाती है, और उसमें से भी पोस्टपार्टम हेमरेज एक ऐसा हेमरेज है जिससे महिला की लेबर के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम चर्चा करें पीपीएच के बारे में। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो अगर परिभाषा पे हम देखें तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, तो नाम से ही शुरू करते हैं। हेमरेज यानी ब्लीडिंग, पोस्ट यानी बाद में, और पार्टम यानी डिलीवरी। तो एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट following the birth of baby up to the end of puerperium, which adversely affects the general condition of the patient, evidenced by rise in pulse rate and falling blood pressure, is called postpartum hemorrhage। तो जेनाइटल ट्रैक्ट से होने वाली ब्लीडिंग जो कब हो रही है, बच्चे के जन्म से लेकर डिलीवरी के 42 दिन, जिसे हम परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं, तब तक के लिए। और वो ब्लीडिंग इतनी अमाउंट में होनी चाहिए कि वो महिला की कंडीशन को खराब कर दे। और वो खराब कंडीशन किस तरह से दिखाई देगी, उसका पल्स रेट राइज हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत सी बुक्स में और बहुत सी जगह आप ये भी डेफिनेशन देखेंगे दैट 500 ml ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर कई बार पैड कितनी जल्दी भर रहा है उससे भी हम चेक करते हैं। जैसे कहा जाता है कि 5 मिनट में अगर एक पैड पूरा भर जाता है, इट मीन्स ये पीपीएच का इंडिकेशन है। और इसके अलावा अमाउंट हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि कई बार ऐसी महिला जो एनेमिक है उसके लिए 500 ml का हम वेट नहीं करेंगे, हो सकता है 200 ml में ही वो इस कंडीशन में पहुंच जाए कि उसका बीपी डाउन हो जाए। तो एट फर्स्ट मेक इट क्लियर, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है और जिससे ब्लड प्रेशर उसका डाउन हो रहा है और उसकी पल्स रेट बढ़ रही है। अब आगे आते हैं हम लोग पीपीएच के टाइप्स पे, कि पीपीएच कितने प्रकार का होता है। तो पीपीएच जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच इज ऑल्सो नॉन एज इमेजिएट पीपीएच। इमेजिएट यानी तुरंत, और तुरंत हम कहते हैं जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पीपीएच होता है तो हम उसे प्राइमरी पीपीएच या इमेजिएट पीपीएच की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी तरह से सेकंड आपका जो टाइप है सेकेंडरी, जिसे हम डिलेड भी कहते हैं, यानी 24 घंटे के बाद से लेकर डिलीवरी के 42 दिन यानी परप्यूरियम के दौरान होने वाली ब्लीडिंग कहलाती है सेकेंडरी ब्लीडिंग या सेकेंडरी पीपीएच। अब आते हैं पीपीएच के कारणों की तरफ। तो कारण मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण ही डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट क्या करना है। तो चलिए कारणों की तरफ चलें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस मतलब यूट्रस जिसकी टोन जा चुकी है, जो अब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। एक कारण है टीयर्स इन द लोअर वेजाइना, सर्विक्स और पेरिनियम। अगर महिला की वेजाइना में, सर्विक्स में या पेरिनियम में डिलीवरी के दौरान कोई टीयर हो जाता है, ट्रोमा की वजह से कोई टीयर हो जाता है, तो भी वो पीपीएच का एक मुख्य कारण है। तीसरा मुख्य कारण है रिटेन्ड प्लेसेंटा और प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। हम जानते हैं कि लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान जब प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा जो है वो पूरी तरह से उसका एक्सपल्जन हो जाना चाहिए। अगर प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का एक छोटा टुकड़ा भी गर्भाशय में रह गया तो ये पीपीएच का मुख्य कारण बनता है। इसी तरह से एक कारण है इन्वर्टेड और रप्चर्ड यूट्रस। अब ये कंडीशन कब आती है, जब कॉन्ट्रैक्शंस चल नहीं रहे और महिला पुश कर रही है। तो ये चीज हम लोग लेबर के मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान महिला को पुश करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति अराइज होती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट है वो इन्वर्ट होकर यानी अंदर की ओर से वेजाइना से बाहर निकल जाता है, जो भी पीपीएच का एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है। और साथ में एक और कारण कहा जाता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अगर ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटी महिला के अंदर पाई जाती है, अगर उसका ब्लड कोगुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो भी पीपीएच हो सकता है।
तो कारण के बाद हम आएंगे मैनेजमेंट पर, जो कि एक नर्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके थ्रू हम जान बचाने वाले हैं एक महिला की। तो पहला पॉइंट क्या होने वाला है, वो होने वाला है शाउट फॉर हेल्प। अब ये देखिए, आप समझ रहे होंगे कि ये पीपीएच कितना इम्पोर्टेंट है। इससे हम एक महिला की डेथ हो सकती है और हम इतने डरे हुए हैं कि हमें सबसे पहले हेल्प के लिए चिल्लाना है। दूसरा, हमें जितने भी हेल्थ पर्सनल हैं वहां पे अगर डॉक्टर अवेलेबल है और हेल्थ पर्सनल्स है तो हमें उन्हें साथ में बुलाना है। इसी साथ में आप लोग पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर भी लेते रहेंगे, ताकि हमें आइडिया रहे कि कहीं ब्लड प्रेशर डाउन तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बीपी डाउन होना जो है उसकी वजह से महिला अनकॉन्शियस हो जाती है और कई बार कोमा में चली जाती है, तो वो एक पैथेटिक कंडीशन हो जाती है। तो आप वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। इधर बहुत ही साथ में इसके साथ जल्दी में आपको आईवी लाइन भी शुरू करनी पड़ेगी, और आईवी लाइन जब आप शुरू करते हैं तो आप उसी वक्त ब्लड ले लें और उसे ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग के लिए भेजें। तो अब इसके पीछे का कारण शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि चूंकि पीपीएच है, ब्लीडिंग हो रही है, तो महिला को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है और आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, हम ब्लड को सैंपल के लिए भेज रहे हैं, ग्रुपिंग के लिए भेज रहे हैं, और इधर साथ ही आपने ब्लड को कैथेटराइज कर दिया है। कैथेटराइज करने के लिए हम फोलिस कैथेटर को प्रेफर करते हैं, तो हम फोलिस कैथेटर लगा देंगे जिससे ब्लैडर एम्पुटी हो जाएगा। स्टार्ट रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट। ये पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो बीपी कम होने की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको रोकना अगर है, उसको मैनेज करना है आपको, तो आपको नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट का जो है बॉटल चढ़ानी होगी। और उसकी स्पीड आप याद रखिएगा, 1 लीटर 15 से 20 मिनट पे। इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि पीपीएच के मैनेजमेंट में आप नॉर्मल सलाइन को कितना स्पीड में या किस तरह से इन्फ्यूज करेंगे। तो याद रखिए 1 लीटर 15 से 20 मिनट में। अगर संभव हो सके तो हमें यूट्रस को मसाज भी करनी है, क्योंकि मसाज करने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और उससे अगर अंदर कोई क्लोड्स होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। मसाज करने के साथ ही आपको ऑक्सीजन भी अवेलेबल करानी है। तो आपके पास सिलेंडर अगर अवेलेबल है तो मास्क के थ्रू 6 से 8 लीटर पर मिनट के फ्लो से आप उसके उनके ऑक्सीजन लगाएंगे। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही ऑर्गन्स तक पहुंचती है, और चूंकि ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड भी कम हो गया है, तो ऐसे में सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऑक्सीजन इन्फ्यूज कर दें। उसके बाद आपको वाइटल साइन कंटिन्यू मॉनिटर करना है और ब्लड लॉस भी मॉनिटर करना है हर 15 मिनट में। साथ ही साथ आप उसने फ्लूइड इनटेक कितना लिया, आउटपुट कितना है, कहने का मतलब यह है कि इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ताकि हमें मैनेज कर सके या हम मैनेज कर सके डिहाइड्रेशन को। उसके बाद जब ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, या ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हमें हर पीपीएच के केस में फॉलो करना है। जैसे हमें ब्लीडिंग का केस दिखा, ये हमने मैनेज किया। उसके बाद हम आएंगे स्पेसिफिक कोजेस पे, कि अब हम कारण का पता लगाना है। कारण का पता लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा कारण के आधार पर किया जाएगा। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अटॉनिक यूट्रस। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि अटॉनिक यूट्रस मींस अटोनिक, ऐसा यूट्रस जो अपने टोन खो चुका है। टोन खो चुकना मतलब कहेंगे यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड नाउ। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा, तो जैसे ही हम माँ के पेट पर हाथ लगाते हैं, यूट्रस को फील करते हैं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट नजर आएगा। अब यहाँ हम क्लियर हो रहा है एटोनिक यूट्रस से, लेकिन हम और कई रीजन तो नहीं है उसे भी एक्सक्लूड कर लेंगे। तो उसके लिए हम प्लेसेंटा चेक करेंगे। प्लेसेंटा चेक करने में ये फायदा है कि हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई प्लेसेंटा का फ्रेगमेंट जो है वो अंदर यूट्रस में तो नहीं रह गया है। उसके बाद आपको चेक करना है वेजाइना एंड सर्विक्स। वेजाइना और सर्विक्स को ऑब्जर्व करने के पीछे सीधा सीधा मोटो है कि अगर किसी भी प्रकार का टीयर होगा तो आपको दिखाई देगा। तो चलिए, तीनों चीजें आपने देख ली, तो आपका एक रीजन पक्का हो गया कि चूंकि यूट्रस सॉफ्ट फील हो रहा है, तो यूट्रस जो है वो अटोनिक है। अब अटॉनिक यूट्रस के केस में आप क्या करने वाले हैं, अटॉनिक यूट्रस के केस में आप करेंगे सबसे पहले मसाज द यूट्रस। यूट्रस को आप मसाज करेंगे। यूट्रस को मसाज करने से क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होगा, हार्ड होगा, और उसकी वजह से भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। मसाज करने के साथ साथ, चूंकि जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट तो लगानी ही थी 1 लीटर में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर।
साथ ही आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन 20 इंटरनेशनल यूनिट आरएल जो आपका 500 ml की जो बॉटल है उसके अंदर आप इंजेक्ट करेंगे, और इसकी स्पीड आप याद रखें 40 से 60 ड्रॉप्स पर मिनट में आपको डालना है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पूछा भी गया है, अगर आपने देखा हो कि ऑक्सीटोसिन जो है अटॉनिक यूट्रस के केस में कितना और किस स्पीड में दिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, 20 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml आरएल एंड एट द रेट स्पीड क्या है उसकी 40 टू 60 ड्रॉप्स पर मिनट। अगर ब्लीडिंग अभी भी स्टॉप नहीं हो रही है तो आप अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। महिला को यूरिनेट करने के लिए कहेंगे, और अगर संभव नहीं है, महिला सक्षम नहीं है, तो फिर आप उसको कैथेटराइज कर देंगे। तो ये जो हमारा मैनेजमेंट होगा ये होगा अटॉनिक यूट्रस का। अब अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें करनी है वो है बाई मैनुअल कंप्रेशन। ये हम याद रखें कि ठीक है, एज अ नर्सिंग पर्सनल अगर मुझसे केस हैंडल नहीं होता है तो मुझे रेफर करना है, लेकिन कभी भी रेफर जो है वो इस कंडीशन में नहीं किया जाता। रेफर हम उस महिला को उस कंडीशन तक ले जाते हैं कि अगले सेंटर तक पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट उसकी जान बच जाए। तो ये सारे हमारे जो हैं ये इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, ये सेविंग प्रोसीजर है। तो उसमें से एक हमारा आता है बाई मैनुअल कंप्रेशन। बाई मैनुअल कंप्रेशन नाम ही खुद बयां कर रहा है अपने बारे में। कंप्रेशन यानी दबाव, और बाई यानी दोनों, मैनुअल यानी हाथों से, यानी जो पर्सनल है वो दो हाथों का इस्तेमाल करके और कंप्रेस कर रहा है। किसे कंप्रेस करेगा? यूट्रस को। तो यूज अ फॉलिस कैथेटर टू कैथेटराइज एंड एम्पटी द यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कैथेटर को खाली करने का, तो उसके लिए हम फॉलिस कैथेटर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, असेप्टिक टेक्निक का पूरा ध्यान रखना है, और उसके बाद जो हमारा एक हैंड जो ग्लव्ड हैंड है उसे विजाइना में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद विजाइना में अगर कोई क्लोट्स हो तो सबसे पहले उन्हें हमें रिमूव करना है। चूंकि पीपीएच है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्लोट्स भी होंगे श्योर। तो पहला काम हमारा यही है कि विजाइना में से सारे क्लोट्स बाहर निकालने हैं। उसके बाद उस हाथ को जो है उससे मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने के बाद एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स पर आपको उसे हल्का सा प्रेशर देना है, और दूसरा हाथ जो कि महिला के यूट्रस के ऊपर यानी महिला के पेट के ऊपर है उससे आप इसके अगेंस्ट प्रेशर जो है वो देंगे। अब इसे थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से हम और समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक हाथ जो है वो विजाइना में और मुट्ठी बना हुआ है, और दूसरा हाथ जो है वो महिला के पेट के ऊपर यूट्रस पे दबाव दिया जा रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दिया जा रहा है, और ये भी नजर आ रहा होगा कि टोटल कंप्रेशन से किस पे दबाव पड़ रहा है? यूट्रस पर। और यूट्रस पर दबाव बनेगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग कम होगी। तो आप इस तरह से बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं। अगर आपने बाई मैनुअल कंप्रेशन किया तो वैसे काफी हद तक ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप करते हैं एरोटिक कंप्रेशन। एरोटिक कंप्रेशन भी क्या कह रहा है? कंप्रेशन यानी दबाव, और एरोटिक यानी एरोटा पर। अगर हमने एनाटमी पढ़ी है तो हमें पता है कि एरोटा जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में ब्लड सप्लाई करता है। मतलब अगर एरोटा को कंप्रेस कर दिया जाए तो हम एटलीस्ट लोअर जो पार्ट्स है हमारे उसकी ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे हम इसे समझते हैं, फील द फीमोरल पल्स बाय वन हैंड। करना क्या है? एक हाथ से महिला की फीमोरल पल्स को फील करना है, दूसरा हाथ आपको रखना है महिला के अम्बलाइकस पे। अब हमें अम्बलाइकस को जो कंप्रेस करना है उसका तरीका आप जरूर याद रखें, जिस पर कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कंप्रेशन, एरोटिक कंप्रेशन में कंप्रेशन की क्या डायरेक्शन होगी? तो इट शुड बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी नीचे की ओर और पीछे की ओर। कंप्रेस कब तक करना है? कंप्रेस तब तक करना है जब तक कि फीमोरल पल्स हमारी कम नहीं हो जाए, और उसके बाद हमें महिला को जो है एज अर्ली एज पॉसिबल रेफर करना है। जब रेफरल के दौरान अगर आप खुद भी उनके साथ हैं तो आप कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, दो हाथ, दोनों हाथों में से एक हाथ आप देख रहे होंगे फीमोरल आर्टरी का पल्सेशन उससे किया जा रहा है, और दूसरा हाथ जो है महिला के अम्बलाइकस पे एरोटा पर प्रेशर बना रहा है। पिक्चर में क्लियर है, अम्बलाइकस के ठीक नीचे एरोटा ड्रॉ किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और कंप्रेशन से आप देखिए एरोटा भी कंप्रेस हो रहा है, और एरोटा कंप्रेस होने से यूटेराइन आर्टरी के थ्रू जो नीचे ब्लड सप्लाई जा रही है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उससे एटलीस्ट ब्लीडिंग कम हो जाएगी।
तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, महिला को रेफरल तक जो है, एटलीस्ट रेफरल तक उसकी लाइफ को तो बचा ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम रीजन या कारण की तरफ जाएं, तो दूसरा कारण जो हमने देखा था वो देखा था टीयर, दैट इज पेरिनियल टीयर, वजाइनल टीयर एंड सर्वाइकल टीयर। अब टीयर हो रहा है नहीं हो रहा है ये कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले वही 3 काम जो हमने एटॉनिक यूट्रस में किया था, फील द यूट्रस, चेक द प्लेसेंटा एंड ऑब्जर्व वेजाइना एंड सर्विक्स। तो अगर एटॉनिक यूट्रस नहीं है तो यूट्रस कैसा नजर आएगा? कॉन्ट्रैक्टेड, हार्ड एंड ग्लोब्यूलर, बिल्कुल टाइट नजर आएगा। प्लेसेंटा अगर आप चेक करोगे तो प्लेसेंटा के सारे हिस्से यानी प्लेसेंटा कंप्लीट और प्लेसेंटा की सारी मेम्ब्रेन्स कंप्लीटली आपको दिखाई देंगी। जब हम वेजाइना और सर्विक्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहां पर टीयर नजर आएगा। टीयर यानी अगर हिंदी में हम समझे तो हम फटन या कटाव की कहते हैं। तो पिक्चर के माध्यम से हम एक बार और ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ पेरिनियल टीयर होता है। तो देखिए आप 4 डिग्री दिखा रखी हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। इसको पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेजाइना है और वेजाइना से एनस के बीच के पूरे एरिया को हम पेरिनियम कहते हैं। तो अब वो टीयर कितना है उस हिसाब से डिग्री दी गई है। अगर वेजाइना में टीयर शुरुआत है और वल्वा के एंड तक भी नहीं पहुंचा है, देन हम उसको फर्स्ट डिग्री में लेते हैं। वल्वा के नीचे तक पहुंच गया लेकिन एनस के छिद्र से भी काफी दूर है तो हम उसे सेकंड डिग्री में लेते हैं। और तीसरे पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड डिग्री में एनस के छिद्र के जस्ट पास टीयर आ गया, लेकिन अभी भी एनस स्फिंक्टर की जो वॉल है वो अभी कंप्लीट टीयर नहीं हुई है। और फोर्थ डिग्री में आप देख रहे हैं कि एनस और वेजाइना कंप्लीटली टीयर हो गया है, तो उसे हम कंप्लीट टीयर या फोर्थ डिग्री में लेते हैं। तो टीयर को देखने से भी हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसका रिपेयर करना है। तो आगे जो टीयर के उसमें करना होता है तो वो ये करना होता है कि सबसे पहले यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल को प्रेस करना होता है। अब प्रेस करने का क्या रीजन है? तो सिंपल लॉजिक है, अगर हमारी बॉडी में भी कोई कट लगता है तो हम उसको प्रेस करते हैं ताकि जो दोनों एजेस हैं वो पास भी आएंगी और अपना जो क्लोटिंग है वो भी फास्ट होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, सर्वाइकल टीयर नजर आती है, तो आप एब्डोमेन को प्रेस करेंगे। दिस इज द पार्ट दैट अ नर्स विल परफॉर्म। ठीक है, यह हमारा एक नर्सिंग का पार्ट है। बाकी हमें क्या करना है, हमें ये सब करके टीयर का है, एटॉनिक यूट्रस है, सबका मैनेजमेंट करके और रेफर कर देना है। बाकी काम जो है वो जो भी फर्स्ट रेफरल यूनिट होगी वहां पे किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।